प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की विस्तारित परिप्रेक्ष्य में परिभाषा दे। उत्तर, पर्यावरण अध्ययन जीव विज्ञान, भूविज्ञान, राजनीति विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि विषयों का एक अंतरानुशासनिक संयोग है जो प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों के प्रभावों का अध्ययन करता है। यह विषय अध्येताओं को पर्यावरण संबंधी मुद्दों की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। जैसे यदि हम वायु प्रदूषण की बात करें तो वायु प्रदूषणों के अभिक्रिया एवं उनकी प्रकृति रसायन विज्ञान तथा रासायनिक अभियांत्रिकी केमिकल इंजीनियरिंग के विषय हैं। मानवों तथा अन्य जीवों पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है। पदार्थों पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन रसायन विज्ञान तथा भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। मौसम पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन मौसम विज्ञान, भूगोल तथा ऊष्मागतिकी विषय के अंतर्गत किया जाता है। वायु प्रदूषण से निपटने वाले यंत्रों का अध्ययन भौतिक अभियांत्रिकी तथा रसायन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वायु प्रदूषण के इतिहास का अध्ययन इतिहास में किया जाता है। वायु प्रदूषण के आर्थिक तथा सामाजिक दुष्प्रभावों का अध्ययन क्रमशः अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र में किया जाता है। वायु प्रदूषण से निपटने की नीतियों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन की बहुशास्त्रीय प्रकृति। पर्यावरण अध्ययन 1. गणित, सांख्यिकी, कंप्यूटर विज्ञान। प्रतिरूपण 2. जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी आदि। मूलभूत एवं अध्ययन प्रायोगिक। 3. भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूविज्ञान, मौसम विज्ञान आदि। तकनीक। 4. सिविल इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आदि। प्रबंधन एवं जागरूकता। 5. अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, कानून प्रबंधन, जनसंचार माध्यम आदि। अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण। आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संतुलन एक साथ संभव नहीं है। दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। उच्च आर्थिक विकास हासिल करने के लिए अधिक से अधिक संसाधनों का दोहन किया जाता है। पर्यावरण संतुलन तभी संभव है जब संसाधनों का कम से कम दोहन हो तथा कम से कम प्रदूषण हो। यही कारण है कि समय के साथ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ग्रीन इकोनॉमी, कार्बन कॉस्ट, कार्बन फुटप्रिंट आदि जैसे विचार तेजी से फैले हैं। पूरी दुनिया में आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संतुलन के बीच सामंजस्य बिठाने का प्रयास बदस्तूर जारी है। संसाधनों का इष्टतम उपयोग तथा न्यूनतम प्रदूषण स्तर को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। पर्यावरण तथा प्रदूषण नियंत्रण। आर्थिक गतिविधियां प्रदूषण को बढ़ावा देती हैं। प्रदूषण के दुष्प्रभाव पर्यावरण के साथ साथ जीवधारियों पर भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण कई गंभीर बीमारियां होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हालिया रिपोर्ट के अनुसार केवल वायु प्रदूषण के कारण पूरी दुनिया में 7 मिलियन लोगों की प्रतिवर्ष मृत्यु हो जाती है, जिसमें से 1.2 मिलियन 12 लाख मौतें केवल भारत में होती हैं। संसाधनों का संरक्षण। पर्यावरण हमारी सभी मूलभूत जरूरत के संसाधनों की पूर्ति करता है, जैसे वायु, जल, खनिज, आवास, भोजन आदि। प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधनों की भरपाई तो प्रकृति द्वारा हो जाती है, लेकिन अनवीकरणीय संसाधनों की भरपाई नहीं हो पाती। आजकल अनवीकरणीय संसाधनों का अंधाधुंध दोहन तथा उससे होने वाला प्रदूषण पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बन चुका है। अगर वर्तमान गति से इन अनवीकरणीय संसाधनों का दोहन जारी रहा तो निकट भविष्य में ये संसाधन पुनर्तः समाप्त हो जाएंगे। अतः इनका उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पर्यावरण तथा रसायन विज्ञान। पर्यावरण तथा रसायन विज्ञान के बीच के संबंध को पर्यावरणीय रसायन विज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत पदार्थों, पर्यावरण, रसायनों, रासायनिक प्रदूषणों आदि के बीच अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरणीय रसायन शास्त्र की एक प्रमुख चुनौती है प्राकृतिक वातावरण में चुनिंदा प्रदूषकों की धारणीय सीमा का निर्धारण। पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, ये तीनों विषय पर्यावरण अध्ययन के घटक हैं। पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य इन्हीं 3 घटकों के विषय में जागरूकता फैलाना तथा अध्ययन करना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन अंततः एक बहुशास्त्रीय समन्वय है जिसने हमारे पर्यावरण और उसकी सुरक्षा के लिए विशेषज्ञता को बढ़ावा दिया है। दुनिया जिस गति से विकास कर रही है उससे 2 गुनी गति से दुनिया के खत्म होने का खतरा भी मंडराता जा रहा है। इसलिए समय रहते आवश्यक कदम उठाए जाने जरूरी है। इसके लिए पूरी दुनिया में पर्यावरण विशेषज्ञों की मांग बढ़ी है। पर्यावरण अध्ययन के अन्य घटक विषयों की विशेषज्ञता से पर्यावरण अध्ययन की समझ का विस्तार होता है। पर्यावरण के घटक। कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण की मूलभूत संरचना के आधार पर पर्यावरण को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। ए. भौतिक पर्यावरण। 1. स्थलमंडलीय पर्यावरण।
2. वायुमंडलीय पर्यावरण। 3. जलमंडल पर्यावरण। बी. जैविक पर्यावरण। 1. वनस्पति पर्यावरण। 2. जंतु पर्यावरण। सामान्यतः पर्यावरण के 4 घटक माने जाते हैं। 1. 2. जलमंडल। 3. स्थलमंडल। 4. जैवमंडल। 1. वायुमंडल की संरचना। पृथ्वी के चारों ओर एक गैसीय आवरण है, इसे ही वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय द्रव्यमान लगभग 500 किलोग्राम है और इसका लगभग 75% भाग पृथ्वी की 10 किलोमीटर ऊंचाई तक ही सीमित है। इसे क्षोभमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर अन्य मंडलों की भांति वायुमंडल भी जैव तथा अजैव कारकों के लिए महत्वपूर्ण है। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन के लिए एक अनिवार्य तत्व है। वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों, जलवाष्प एवं धूलकणों का मिश्रण है। वायुमंडल में उपस्थित गैसें पौधों के प्रकाश संश्लेषण, हरित गृह प्रभाव तथा जीव एवं वनस्पतियों के जीवित रहने के लिए एक अनिवार्य स्रोत हैं। जमीन से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल की सघनता कम होती जाती है। जमीन से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर कर्मन रेखा मानी जाती है। यह रेखा वायुमंडल को बाह्य अंतरिक्ष से अलग करती है। जमीन से शुरू होने वाले क्षोभमंडल की मोटाई 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। क्षोभमंडल ध्रुवों पर पतला, लगभग 8 किलोमीटर की मोटाई तथा भूमध्य रेखा सबसे अधिक मोटा, लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। सामान्यतः इसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.031% पाया जाता है। इनके अलावा जलवाष्प तथा अन्य गैसों का भी सांद्रण क्षोभमंडल में होता है। क्षोभमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ में कमी आती है। तापमान में कमी प्रति किलोमीटर की ऊंचाई बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से होता है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान के घटने की इस प्रक्रिया का पर्यावरणीय ह्रास दर, एनवायरमेंट लैप्स रेट कहते हैं। ध्रुवों पर क्षोभमंडल का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। वायुमंडल की दूसरी परत को समतापमंडल कहते हैं। यह क्षोभमंडल के समाप्ति बिंदु से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। वायुमंडल का यह स्तर लगातार तेज हवाओं के साथ बिल्कुल साफ रहता है। जेट जहाज तथा वायुयान समतापमंडल में ही उड़ान भरते हैं। समतापमंडल में पहले 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान स्थिर रहता है, लेकिन उसके बाद ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है। इसी समतापमंडल में 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। समतापमंडल में ओजोन परत की उपस्थिति के कारण इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। वायुमंडल के तीसरे स्तर को मीजोस्फीयर या मध्यमंडल कहते हैं। यह जमीन के 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यह वायुमंडलीय द्रव्यमान का लगभग 0.1% है। मध्यमंडल वायुमंडल का अत्यंत अशांत क्षेत्र है। यहाँ तरंगें पाई जाती हैं। मध्यमंडल में अणुओं के द्वारा बड़ी मात्रा में सूर्यताप अवशोषित होता है। इसके बावजूद मध्यमंडल में तापमान 100 से 90 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। यहाँ जलवाष्प बर्फ के बादल के रूप में जम जाते हैं, जिन्हें सूर्यास्त के समय देखा जा सकता है। इन बादलों को निशादीप मेघ, नॉक्टिलुसेंट क्लाउड्स कहते हैं। यही वह मंडल है जहां अधिकांश उल्कापिंड वायुमंडल में प्रवेश करते हुए भस्म हो जाते हैं। मीजोस्फीयर के शीर्ष स्तर को बहिर्मंडल या थर्मोस्फीयर कहते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ बहिर्मंडल का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। थर्मोस्फीयर का एक भाग, जो 80 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है, उसे आयनमंडल कहते हैं। यहाँ अणु आयन के रूप में विद्यमान होते हैं, अतः इसका नाम आयनमंडल पड़ा। अंतरिक्ष यान, सैटेलाइट आदि इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं, वायुमंडल गैसों का एक सुरक्षात्मक आवरण है। यह आवरण पृथ्वी पर जीवन चक्र को संचालित रखने के लिए अनिवार्य है। वायुमंडल बाह्य अंतरिक्ष के प्रतिकूल मौसमीय दशाओं से पृथ्वी की रक्षा करता है। यह ब्रह्मांडीय विकिरणों तथा पराबैंगनी किरणों की पृथ्वी पर आने से रोकता है। ये किरणें जीवन के लिए अत्यंत घातक होती हैं। 2. जलमंडल। स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल सभी जगह जल पाया जाता है। यहाँ तक कि हमारे शरीर की संरचना में भी 70% से अधिक जल ही पाया गया है। यह हाइड्रोजन का ऑक्साइड है और उपापचय क्रियाओं में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में कार्य करता है। इसका भौतिक तथा रासायनिक गुण इसे विशिष्ट बनाता है। वायुमंडल में यह जलवाष्प के रूप में मौजूद रहता है तथा बादल निर्माण के आधार के रूप में कार्य करता है, जिससे पृथ्वी पर वर्षा होती है। जो जमीन में मौजूद पानी पृथ्वी पर जनजीवन को आसान बनाता है तथा फसलों, पेड़ पौधों के लिए जरूरी होता है।
मृदा में पानी को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे नीचे गुरुत्वीय जल, उसके ऊपर जल स्तर तथा सबसे ऊपर केशिका जल। केशिका जल के कारण ही फसलों को मृदा से जल प्राप्त होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जल में लगभग 97% भाग समुद्री जल है। यह समुद्री जल खारा होने के कारण मानवीय उपभोग के योग्य नहीं है। ध्रुवीय बर्फ तथा ग्लेशियरों में कुल जल का लगभग 2% पाया जाता है। भूजल कुल जल का केवल 0.63% है। वायुमंडल में उपस्थित जल पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का 0.0001% है। पृथ्वी के 71% क्षेत्रफल पर जल है। पृथ्वी पर जल की प्रचुरता के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है। जलमंडल के अंतर्गत पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जलीय पारितंत्र आते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बड़े से छोटे के क्रम में पृथ्वी पर के 5 महासागर इस प्रकार हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का जलमंडल जल चक्र से संचालित होता है। 1. वाष्पीकरण। 2. संघनन। 3. वर्षण, बारिश का होना। 4. वाह पानी का अपने स्तर पर वापस आना। स्थलमंडल। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को स्थलमंडल लिथोस्फीयर कहा जाता है। इस परत की मोटाई 30 से 40 किलोमीटर है। पृथ्वी के इसी परत पर महाद्वीप तथा महासागर स्थित हैं। पृथ्वी का व्यास 12,700 किलोमीटर है। हम जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में उतरते हैं, तापमान तथा दबाव बढ़ता जाता है। पृथ्वी के सबसे भीतरी परत क्रोड का तापमान 5000 से 6000 डिग्री केल्विन तक होता है। पृथ्वी के सबसे भीतरी परत क्रोड का व्यास लगभग 7000 किलोमीटर है। इसे भीतरी क्रोड तथा बाह्य क्रोड में विभाजित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि क्रोड लोहा तथा निकेल के मिश्र धातु से बना हुआ है। क्रोड का बाह्य परत द्रव अवस्था में है तथा भीतरी परत ठोसावस्था में है। क्रोड का लगभग 10% सतह सल्फर तथा ऑक्सीजन से निर्मित माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड में ये तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं तथा पिघले हुए लोहे में आसानी से घुल जाते हैं। पृथ्वी के मध्य भाग में प्राचार मेटल कहा जाता है। यह लगभग 2900 किलोमीटर मोटा है। मेंटल की निचली परत लगभग 660 से 670 किलोमीटर मोटा है। यह अधिकांशतः ओलिविन तथा पाइरोक्सिन खनिज संसाधनों से बना है। मेंटल के ऊपरी परत को एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। यह स्तर भूपृथ्वी से 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर पाया जाता है। यह एक कमजोर एवं विकृत भाग है जो टेक्टोनिक प्लेटों के लिए स्नेहक लुब्रिकेंट का कार्य करता है। ऐसा माना जाता है कि मेंटल सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, लोहा तथा एल्यूमिनियम का बना हुआ है। पृथ्वी के सबसे बाह्य भाग को भूपृथ्वी क्रस्ट कहा जाता है। बाह्य भूपृथ्वी की मोटाई लगभग 30 से 40 किलोमीटर है, जो मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। यहाँ मुख्य रूप से सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम जैसे खनिज पाए जाते हैं, जिसके कारण इन्हें सीयल लेयर भी कहा जाता है। आंतरिक भाग या सागरीय भाग की मोटाई 5 से 10 किलोमीटर ही है। यह भाग मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। इस भाग में मुख्य रूप से पाए जाने वाले खनिज हैं सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम। इसीलिए इस भाग को सीमल लेयर भी कहा जाता है। टेक्टोनिक प्लेट के अंतर्गत 6 मुख्य प्लेटें, यूरेशियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन तथा प्रशांत प्लेट तथा 20 गौण प्लेटें होती हैं। स्थलमंडल जीवन का केंद्र है। स्थलमंडल पर ही वायुमंडल तथा जलमंडल के संयोग से जीवन संभव होता है। सभी प्रमुख भूदृश्य जैसे सागर, पर्वत, झील, नदी आदि स्थलमंडल में ही पाए जाते हैं। जैवमंडल, बायोस्फीयर। स्थलमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल का वह क्षेत्र जहां जीवन पाया जाता है उसे जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल जीवधारियों के जीवन का आधार है। पृथ्वी पर जीवन इन 3 मंडलों के अत्यल्प भाग के सहयोग से ही संभव हो पाता है। अधिकांश जीव जमीन पर जमीन से कुछ किलोमीटर ऊपर तथा जमीन से कुछ मीटर नीचे पाए जाते हैं। आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिक तक जीवन पाया जाता है। भूमध्य रेखा और उसके आसपास सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। महासागरों की अतल गहराइयों में भी जीवन पाया जाता है। सागरों में अधिकांश जीवन 200 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। यह सीमा ऑक्सीजन, प्रकाश तथा उचित तापमान के अनुसार अलग अलग जगहों पर बदलती रहती है। पृथ्वी का वह भाग जो जीवित प्राणियों एवं पेड़ पौधों के रहने योग्य होता है, उसे इकोस्फीयर कहा जाता है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.